नमस्ते बच्चों। विज्ञान में हम अध्याय 6 ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें जीवाश्म ईंधन क्या होता है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जीवाश्म ईंधन आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों का जो निर्माण है, वो करोड़ों वर्ष पहले, कई करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक आपदाओं या घटनाओं के फलस्वरूप, पृथ्वी में आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो प्राकृतिक आपदा घटनाओं के फलस्वरूप जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, ये जमीन के अंदर इनका विलय हो गया, जमीन में ये चले गए और कई करोड़ों वर्षों पश्चात वो पृथ्वी के अंदर दबे रहे, जिसके फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, इनका जो निर्माण है वो निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है, और जो जीवाश्म ईंधन है इसका हमें जो प्रयोग है वो उचित तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, इसके निर्माण में कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन में पहला हमारा है कोयला। इस कोयले के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोयला, कोयला जो होता है आप जानते हैं, सभी देखे हैं कोयले, लकड़ी को जलाने पर कोयला बनता है, अन्य तरीकों से भी कोयले का निर्माण किया जाता है। तो जो कोयला है वो मुख्य रूप से कार्बन, कोयला जो है यदि हम देखें तो मुख्य रूप से कार्बन व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन तथा अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो जो कोयला है वो कार्बन तथा कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हम मानते हैं। कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जो हमारा कोयला है उसमें जो कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो उपस्थिति है वो अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, और उन मात्राओं के आधार पर कोयले को विभिन्न 4 वर्गों में, कोयले को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला जो है कोयला जिसका प्रकार है, पहला जो कोयला है जिसको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, पहला हम बोलते हैं पीट कोयला। तो ये जो हम पीट जो कोयला बोल रहे हैं, इसको हम कोयले को विभक्त कर रहे हैं, किस आधार पर? कार्बन की उपस्थिति के आधार पर। तो हम जो पीट कोयला है इसमें जो कार्बन की उपस्थिति है, कोयले, पीट जो है वो कोयला है, कोयला का हम प्रकार बता रहे हैं पीट, इसमें कार्बन की जो उपस्थिति है वो 27% तक होती है। तो यहाँ पे 27% जिसमें कार्बन की उपस्थिति पाया जाता है, जिस कोयले में 27% कार्बन की उपस्थिति पाया जाता है उसे हम पीट कोयला कहते हैं।
तो पीट जो कोयला है उसमें कार्बन की उपस्थिति जो होती है वो 27% होती है। दूसरा जो है वो लिग्नाइट, कोयले का एक अन्य प्रकार है जिसे हम लिग्नाइट कहते हैं। लिग्नाइट, इसमें जो कोयले की उपस्थिति होती है वो 28.30% होती है। 28.30%। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का जो है कोयला उसे हम बिटुमेनी कहते हैं। बिटुमेनी, बिटुमेनी, और इसमें जो कोयले का प्रतिशत है वो 78.86% है। तो बिटुमनी में जो कार्बन की जो मात्रा है वो 78.86% होती है। और अंत में जो चौथा जो इसका जो कोयले का प्रकार है उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसमें जो कार्बन की जो मात्रा है वो 94 से 98% तक होती है। तो कोयला जो है कार्बन तथा अकार्बनिक पदार्थ है और कोयले में कार्बन की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा 27%। दूसरा लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 28.30%। तीसरा है बिटुमेनी 78.86%। चौथा है एंथ्रासाइट, जिसमें 94 से 98% तक के कार्बन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। तो ये आपका कोयला के बारे में है। कोयले को यदि हम जलाएं, कोयले का यदि हम दहन करें तो कोयले को जलाने पर आप देखे हैं कोयले को यदि आप जलाएंगे, दहन करेंगे तो जो अवशेष बचता है उसे हम कोक कहते हैं। तो कोयले को जलाने पर कोक का निर्माण होता है। कोयले को यदि हम जलाएं या कोयले का हम दहन करें तो कोयले को जलाने पर या हम कहें दहन करने पर कोक बनता है। तो कोयले को यदि आप जलाते हैं तो कोक बनता है, जिसे हम भंजन भी कहते हैं। कोयले को जलाने पर या दहन करने पर जिसे हम क्या कहते हैं, भंजन। भंजन करने पर कोक बनता है और इस कोक का जो उपयोग है वो संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस कोक का जो उपयोग है संयंत्रों में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। और जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाते हैं तो उससे गैसें निकलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से गैसें कार्बन ऑक्साइड, जिसको हम CO से दर्शाते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम प्रतीक CO2 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से कोयले को जलाने पर या भंजन करने पर मुख्य रूप से गैसें कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो कोयले के बारे में आपको इतना चीज़ें याद रखनी है। कोयला जो होता है कार्बन तथा अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है।
कोयले की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमनी, चौथा एंथ्रासाइट है। कोयले को जलाने पर, दहन करने पर, भंजन करने पर कोक बनता है और इस कोक का जो उपयोग है वो संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और कोयले को जलाने पर, भंजन करने पर कार्बन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से गैसें प्राप्त होती हैं। तो ये हमारा पहला जीवाश्म ईंधन है कोयला। दूसरा हमारा जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम। तो आइए पेट्रोलियम के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा है जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक का मिश्रण है। कार्बन के यौगिक का मिश्रण किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो पेट्रोलियम जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक का जो मिश्रण है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन के जो यौगिक हैं उनका मिश्रण जो है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। पेट्रोलियम का जो विशाल भंडार है, जो हमारा पेट्रोलियम है उसका जो विशाल भंडार है वो पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं। उन चट्टानों के बीच सुरक्षित है। तो जो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के अंदर चट्टान है, चट्टानों के अंदर सुरक्षित है, जिसे हम तेल कुआं भी कहा जाता है। तो चट्टानों के अंदर जो स्थान है जहाँ पे पेट्रोलियम का निर्माण होता है वह स्थान तेल कुआं कहलाता है। पेट्रोलियम का जो शोधन है, पेट्रोलियम का जो शोधन हम करते हैं, पेट्रोलियम का शोधन तो जो हमारा पृथ्वी के अंदर चट्टानों के बीच तेल कुआं में जो प्राप्त पेट्रोलियम है वो शुद्ध नहीं है। उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, कई प्रकार की गैसें वहां पे मौजूद हैं, जिनको हम पेट्रोलियम के शोधन के माध्यम से पृथक करते हैं। तो पेट्रोलियम का जो शोधन है वो प्रभाजक आसवन जिसको हम बोलते हैं, शोधन के लिए एक हम युक्ति प्रयोग में लाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रभाजक आसवन।
प्रभाजक आसवन। तो जो तेल कुआं में जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें जो अशुद्धि है उसको हम प्रभाजक आसवन विधि के द्वारा हम अलग अलग करते हैं। तो प्रभाजक आसवन विधि के द्वारा हम अलग करते हैं और उससे प्राप्त करते हैं एस्फाल्ट स्नेहक तेल। पहला हम उसमें से प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम में एस्फाल्ट स्नेहक तेल। इसी प्रकार से हम ईंधन तेल, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, डीजल, केरोसिन, केरोसिन को हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, तो ये जो सब हमारे जो घटक हैं ये जब हम प्रभाजक आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम जो पदार्थ है जिसमें अशुद्धि मिली हुई है उसको हम यदि उनमें से पृथक पृथक अलग अलग करें तो एस्फाल्ट स्नेहक तेल का निर्माण होता है, ईंधन तेल का निर्माण होता है, पैराफिन वैक्स का निर्माण होता है, डीजल का निर्माण होता है, केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं उसका भी निर्माण होता है और पेट्रोल इसका भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामान्य तौर पे आप डीजल इसको आप देखे होंगे, डीजल का जो उपयोग है गाड़ियों में होता है, केरोसिन मिट्टी का जो तेल है घर में स्टोव, बत्ती वाली स्टोव है जिसमें केरोसिन ईंधन के रूप में भोजन पकाने में आप प्रयोग करते हैं, पेट्रोल इसका उपयोग गाड़ियों में होता है। तो ये जो हमारे पेट्रोलियम जो हैं इनको हम पेट्रोलियम कहते हैं और इनका जो निर्माण है वो चट्टानों के अंदर तेल कुओं में इनका निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन व कार्बन के ये यौगिक होते हैं। तो ये जितने भी जिनका निर्माण हुआ है ये हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिकों के मिश्रण से इनका निर्माण होता है और ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें पेट्रोलियम का जब निर्माण होता है, पेट्रोलियम जो होते हैं तेल कुओं के अंदर होता है तो वहाँ पे गैसें भी वहाँ पे विद्यमान होती हैं जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम गैसें। तो पेट्रोलियम जो गैसें हैं वो इसके उत्पाद के अंतर्गत आती हैं। उत्पाद ये इसके मुख्य उत्पाद हैं और ये उप उत्पाद के अंतर्गत पेट्रोलियम गैस आती हैं। पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से यहाँ पे जो होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का निर्माण होता है जिसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस की तरह उपयोग किया जाता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कौन सा है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस की तरह उपयोग हम खाना पकाने में कर सकते हैं। जैसा आप LPG का करते हैं, मीथेन गैस का सिलेंडर जो होता है गैस उसका आप उपयोग खाना पकाने में करते हैं, उसी तरीके से जो ब्यूटेन गैस है इसका भी आप उपयोग LPG गैस की तरह ही खाना पकाने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, जो कि हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिकों का मिश्रण है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो पृथ्वी की सतह में चट्टानों के बीच
का स्थान जहाँ पे ये सुरक्षित होते हैं, जिन्हें हम तेल कुआं कहते हैं, वहाँ पे इनका निर्माण होता है। और जो पेट्रोलियम है पदार्थ वो अशुद्ध होते हैं, जिनका प्रभाजक आसवन या प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और उनसे एस्फॉल्ट, स्नेहक तेल, ईंधन तेल, पैराफिन वैक्स, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि ईंधन प्राप्त कर लिया जाता है और उनका हम उपयोग करते हैं। इसके उप उत्पाद हैं पेट्रोलियम गैस, जिसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन है, जिसका उपयोग एलपीजी की तरह किया जाता है। तीसरा हमारा जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। तीसरा जो है वो हमारा है जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस। जैसा कभी आप जानते हैं कि तेल कुओं में, तेल जो कुएं होते हैं उनमें पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, होती है। तो हमारा जो मुख्य तीसरा जो जीवाश्म ईंधन है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होता है वो तेल कुओं में पेट्रोलियम के साथ पाई जाने वाली जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस तेल कुओं में पेट्रोलियम के साथ पाई जाने वाली जीवाश्म ईंधन है। इसका जो मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक ये होता है मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस जो होता है तेल कुओं में पेट्रोलियम के साथ पाई जाने वाली जीवाश्म ईंधन है। तेल कुआं जो होता है उसमें पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैसों का भी निर्माण होता है, और उसमें जो मुख्य घटक है वो कहलाता है मीथेन गैस। इस मीथेन गैस का जो उपयोग है घरेलू ईंधन उपयोग, घरेलू ईंधन बसों में सीएनजी, बसों में सीएनजी के रूप में घरेलू ईंधन के रूप में हम इस मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। बसों में सीएनजी होता है वो होता है कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, सी कंप्रेस्ड एंड नेचुरल, जी से है गैस। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या होता है? तो हम बात कर रहे थे CNG, C कंप्रेस्ड एंड नेचुरल, G जो है वो गैस। इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो निर्माण है, यदि हम मीथेन गैस को उच्च दाब दें, उच्च दाब देने पर मीथेन गैस को यदि आप उच्च दाब देंगे तो वो CNG के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मीथेन गैस को यदि हम उच्च दाब प्रदान करें तो वो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस CNG गैस का जो उपयोग है वो हम बसों में ईंधन के रूप में करते हैं, और इनका जो उपयोग है घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्राकृतिक गैस है जो कि तेल कुओं में पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। मुख्य घटक इसमें मीथेन गैस होता है। इसका जो उपयोग है वो घरेलू ईंधन के रूप में होता है। बसों में CNG क्या है? C कंप्रेस्ड एंड नेचुरल, G गैस। तो CNG का पूरा यदि हम बोलें विस्तार, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि मीथेन गैस को उच्च दाब प्रदान करने पर परिवर्तित होता है। तो ये जो हमारा तीसरा जो प्राकृतिक गैस है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इस प्रकार से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ईंधन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो ईंधन जो है उनका जो हम निर्माण करते हैं, ईंधन जो निर्मित होते हैं उनका कई प्रकार है। तो एक आदर्श ईंधन किस प्रकार का होना चाहिए? आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए? आप उसे कैसा आदर्श मानेंगे? तो उसके बारे में हम देखते हैं। आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन। आदर्श जो ईंधन है उसका चयन हमको यदि करना है, आदर्श ईंधन हमको चयन करना है कि कौन सा आदर्श ईंधन है या नहीं है। तो आदर्श ईंधन के चयन करने के पूर्व उस ईंधन की भौतिक स्थिति, उस ईंधन की कौन कौन सी स्थिति पे हमको विचार करना पड़ेगा। पहला है भौतिक स्थिति, किस स्थिति का है? भौतिक स्थिति, उसका उष्मीय मान, उस पदार्थ का उष्मीय मान, उसके जलने की जो ज्वलन ताप जिसे कहते हैं, ज्वलन ताप, उसके जलने की जो दर है जिसको हम कहते हैं दहन दर, इन सब पर हमको विचार करना होगा। तो
हमारा जो आदर्श ईंधन है, हम किसे आदर्श ईंधन कहेंगे, उसके लिए उस ईंधन की भौतिक स्थिति, उष्मीयमान, ज्वलन ताप, दहन दर पर विचार करना आवश्यक है कि उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी जो भौतिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो कितने उष्मीयमान पर, कितने ज्वलन ताप पर उसकी जो दहन की दर है वो किस प्रकार की है। यदि इन बातों को यदि हमें ज्ञात है तो हम ये बता सकते हैं कि वो पदार्थ कितना अच्छा आदर्श ईंधन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस ईंधन की भौतिक स्थिति। भौतिक स्थिति मतलब रूप, रंग किस प्रकार का है, वो तो अपने में जिस रूप में है उसी रूप में आप वो रहेगा, उसको आप किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक स्थिति यथावत मूल रूप में जैसी है वैसी रहेगी। उष्मीयमान, तो किसी भी ईंधन का जो उष्मीयमान है वो क्या होता है, ईंधन का उष्मीयमान ईंधन के जो उष्मीयमान का अर्थ है ईंधन के 1 ग्राम जो मात्रा है, कोई भी ईंधन आप लेंगे तो उसका 1 ग्राम मात्रा, तो ईंधन के 1 ग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होगी। आप ईंधन प्रयोग में लाते हैं कितना, 1 ग्राम। 1 ग्राम आप ईंधन लेंगे और उसको पूर्ण दहन करेंगे, पूर्ण रूप से उसको जलाएंगे। जलाने के पश्चात जो ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होगी वह उस ईंधन का उष्मीयमान कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखें ईंधन के उष्मीयमान का अर्थ, तो क्या अर्थ आएगा कि हम ईंधन के 1 ग्राम, ईंधन के 1 ग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त किसकी मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे, ईंधन का उष्मीयमान। तो इस ईंधन का उष्मीयमान का अर्थ ईंधन के 1 ग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा है। 1 ग्राम ईंधन ले लेंगे आप, उस 1 ग्राम ईंधन से आप उसको जलाएंगे। जलाने के पश्चात वो पूर्ण रूप से दहन हो जाएगा, जल जाएगा, जिसके पश्चात जो ऊष्मा की जो मात्रा शेष बचेगी, तो जो ऊष्मा की जो मात्रा आएगी वही उसका ईंधन का उष्मीयमान कहलाएगा। अब हम कुछ पदार्थों के उष्मीयमान देखते हैं। कुछ पदार्थ हैं जिनका उष्मीयमान 1 ग्राम ईंधन लिए और उसको जलाए, दहन किए, दहन करने के पश्चात जो ऊष्मा की मात्रा कितनी प्राप्त हुई। तो कुछ हम पदार्थ हैं जिनका उष्मीयमान देखते हैं कितना कितना है। तो उसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं जिसमें ईंधन का नाम, कौन कौन से ईंधन है और उसका जो उष्मीयमान, तो उष्मीयमान जो कि हम ऊष्मा की जो मात्रा है उसको किलो जूल प्रति ग्राम, किलो जूल प्रति
ग्राम में उन्हें हम व्यक्त करते हैं। तो ईंधन का नाम ऊष्मीय मान, और ये जो ऊष्मीय मान है उसका मात्रक क्या है, किलो जूल प्रति ग्राम। तो पहला यदि हम देखें ईंधन, लकड़ी का कोयला, जैसा आप जानते हैं लकड़ी को यदि आप जलाएं तो क्या बनेगा, कोयला बनेगा। तो जो लकड़ी है, लकड़ी का कोयला, उसका जो ऊष्मीय मान है यदि हम उसको जलाएं तो वो 32 किलो जूल प्रति ग्राम ऊष्मा की मात्रा जो है वो वहां से निकलती है। तो लकड़ी के जो कोयला का ऊष्मीय मान है वो 32 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। इसी प्रकार से हम खनिज कोयला लें, खनिज कोयला ये भी कोयले का एक प्रकार है। खनिज कोयला, इसका जो ऊष्मीय मान है वो 25.33 होता है। तो लकड़ी के कोयले का 32 किलो जूल प्रति ग्राम, खनिज कोयले का 25.33 किलो जूल प्रति ग्राम। इसी प्रकार से हम सूखी लकड़ी, को जलाएं, सूखी लकड़ी जो ईंधन है उसको यदि हम जलाएं तो उससे 17 किलो जूल प्रति ग्राम ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गोबर के कंडे, आप जानते हैं गोबर से कंडे बनाया जाता है, कंडों को जलाया जाता है। तो जो गोबर है उनके कंडे से हमें कितना ऊष्मीय मान प्राप्त होगा, तो जो गोबर है उनके कंडों से जो प्राप्त ऊष्मीय मान है वो है 7.8 किलो जूल प्रति ग्राम। इसी प्रकार से हम मिट्टी का तेल, जिसे केरोसिन भी कहते हैं, मिट्टी का तेल, इससे इसका जो ऊष्मीय मान है वो होता है 48 किलो जूल प्रति ग्राम। और हम आगे देखते हैं अगला ईंधन तेल। ईंधन तेल, इसका जो ऊष्मीय मान है वो होता है 45 किलो जूल प्रति ग्राम। और अन्य पदार्थ हम यदि देखें, अल्कोहल, अल्कोहल का भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल भी जलने में सहायक होता है, जिसका ऊष्मीय मान 30 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है वो 159 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। मीथेन, या हम मीथेन भी कहते हैं, मीथेन या मेथेन, इसका जो ऊष्मीय मान है 55 किलो जूल प्रति ग्राम है। ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसका जो ऊष्मीय मान है, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में उपयोग करते हैं, ब्यूटेन, इसका जो ऊष्मीय मान है, कोष्ठक में हम एलपीजी लिख लेते हैं, इसका जो ऊष्मीय मान है वो है 55
किलो जूल प्रति ग्राम। और बायोगैस का यदि हम देखें, बायोगैस, तो बायोगैस का ऊष्मीय मान 35 से 40 किलो जूल प्रति ग्राम तक हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ईंधन का हमने नाम लिखा और उस ईंधन को जलाने पर 1 ग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा की मात्रा है, तो एक जो ईंधन है आप उसको जलाते हैं तो उसका ऊष्मीय मान कितना प्राप्त होता है, उसको हम यहाँ पे देखें। लकड़ी का कोयला जिसका है 32 किलो जूल प्रति ग्राम, खनिज कोयला 25.33 किलो जूल प्रति ग्राम, सूखी लकड़ी 17 किलो जूल प्रति ग्राम, गोबर के कंडे 7.8 किलो जूल प्रति ग्राम, मिट्टी का तेल 48 किलो जूल प्रति ग्राम, ईंधन तेल 45 किलो जूल प्रति ग्राम, एल्कोहल 30 किलो जूल प्रति ग्राम, हाइड्रोजन 159 किलो जूल प्रति ग्राम, मीथेन 55 किलो जूल प्रति ग्राम, ब्यूटेन 55 किलो जूल प्रति ग्राम, बायोगैस 35 से 40 किलो जूल प्रति ग्राम प्राप्त होता है। अब यदि आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे सारणी में आप यहाँ पे देखिए कि किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान 159 किलो जूल प्रति ग्राम है। तो हाइड्रोजन को एक हम आदर्श ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऊष्मीय मान सर्वाधिक है तो क्या हम उसे आदर्श ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं? हम यहाँ आदर्श ईंधन पर क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। आदर्श ईंधन के ऊष्मीय मान, तो जिसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होगा वो क्या एक आदर्श ईंधन होगा? होगा। हाइड्रोजन को यदि हम आदर्श ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं क्या? आदर्श ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन को प्रयोग में लाते हैं, मीथेन गैस को हम प्रयोग में ला रहे हैं, ब्यूटेन को प्रयोग में ला रहे हैं खाना पकाने के लिए। अगर ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन को प्रयोग में नहीं लाते, बताइए। तो इस हाइड्रोजन को क्या हम सामान्य ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऊष्मीय मान सर्वाधिक है लेकिन इसको हम सामान्य ईंधन के रूप में व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि ये क्या है, इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, ऊष्मा की मात्रा भी सर्वाधिक होगी, जिससे क्या होगा, खतरा बना रहेगा। ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो ईंधन है उसका उपयोग सामान्य ईंधन के रूप में नहीं कर सकते, सामान्य ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पे क्या है, उपयोगी नहीं है। तो हाइड्रोजन का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं आदर्श ईंधन के लिए और क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप, कि ज्वलन ताप कैसा हो। आदर्श ईंधन जो है उसके लिए हम यहाँ पे ऊष्मीय मान देखें तो ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ऊष्मीय मान जो है वो क्या होना चाहिए, अधिकतम, सर्वाधिक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसा कि हाइड्रोजन का है।
तो उष्मीय जो मान है वो क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो कोई भी एक आदर्श ईंधन है उसके लिए उष्मीय मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो इस चीज को याद रखिए, कोई भी ईंधन का उष्मीय जो मान होता है वो ईंधन के 1 ग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा ही क्या है आपका उष्मीय मान। उष्मीय मान ऊष्मा की मात्रा है, ठीक है। ऊष्मीय मान क्या है, ऊष्मा की मात्रा। और ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। इस चीज को आप याद रखिएगा, ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। अब हम देखते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, नाम से स्पष्ट है क्या है, ज्वलन। ज्वलन मतलब क्या समझते हैं, ज्वलन से आशय जलने से है। तो ज्वलन जो ताप है वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, ज्वलन ताप कहलाता है। तो ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। तो कोई भी पदार्थ है वो जलना कब प्रारंभ करेगा, कब प्रारंभ करेगा वो जलना, जब उसको क्या हो जाएगी, न्यूनतम ऊर्जा या न्यूनतम ताप मिलेगा। तो वही न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है, वही आपका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे उदाहरण बताइए, उदाहरण माचिस, माचिस की देखें, माचिस की तिल्ली है और माचिस का जो मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, मैच बॉक्स में माचिस की तिल्ली को आप क्या करते हैं, तिल्ली को घर्षण कराते हैं, ठीक है। तो घर्षण से क्या होता है, तिल्ली जो है वो जलने लगती है, उस पे जो फास्फोरस की कोटिंग होती है, फास्फोरस से आपस में उसको टकराते हैं, टकराने से घर्षण होता है जिससे वो तिल्ली जलना चालू कर देती है। तो जली कब, जब उसको उतनी ऊर्जा घर्षण से प्राप्त हुई। तो जब घर्षण होता है, जब आपस में घर्षण होते हैं तो वहां पे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, न्यूनतम ऊर्जा, जिससे वो जलना प्रारंभ कर देती है। तो जो उसको ऊर्जा प्राप्त हुई घर्षण से, वही उसका क्या है, ज्वलन ताप। आप गैस स्टोव देखे होंगे, गैस स्टोव में आप क्या करते हैं, गैस सिलेंडर से, टंकी से ऑन करते हैं, रेगुलेटर ऑन करते हैं, पाइप के माध्यम से गैस चूल्हे तक पहुंचता है, नॉब को घुमाते हैं, लाइटर लेते हैं, लाइटर से क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो एक चिंगारी, हल्की सी चिंगारी से आपका जो गैस है वो बर्नर में क्या होता है, जलना प्रारंभ हो जाता है। तो वहां पे एक हल्की सी चिंगारी, गैस देखिए, गैस जो आ रहा है उसके लिए एक हल्की सी चिंगारी ही जलने के लिए क्या है, उसे जलाने के लिए क्या है, पर्याप्त है।
तो दूसरा जो उदाहरण है, पहला उदाहरण है वो आपका है माचिस की तिल्ली को मैच बॉक्स पर माचिस की तीली को मैच बॉक्स से रगड़ा जाता है। तो पहला, माचिस की तीली को मैच बॉक्स से रगड़ने पर जो ऊर्जा चाहिए वो, और गैस का जो स्टोव है जिसको बोलते हैं गैस स्टोव में गैस जलाने के लिए चिंगारी है। तो इस प्रकार से ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। वैसे माचिस की तीली को मैच बॉक्स से रगड़ने पर वह जलना प्रारंभ कर देता है। गैस स्टोव में गैस जलाने के लिए जो चिंगारी होती है वो। आगे देखते हैं हम, ज्वलन ताप के पश्चात है दहन दर। दहन दर जो होती है, किसी भी यदि पदार्थ को आप जलाएंगे, कोई भी पदार्थ को यदि आप जलाते हैं तो जलाने पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो किसी भी पदार्थ को जलाकर आप उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ईंधन के जलाने के प्रक्रम को दहन कहते हैं। ईंधन को यदि आपको जलाना है तो ईंधन के जलने के प्रक्रम को, ईंधन के जलने के प्रक्रम को दहन कहते हैं। तो ईंधन है, उसको जलाना है तो ईंधन के जलाने के प्रक्रम को दहन कहते हैं। और कोई भी ईंधन है, ईंधन को यदि आप जलाएंगे उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि है तभी वह आपको जलेगा। तो ऑक्सीजन ईंधन के दहन के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में आप केरोसिन देखें तो केरोसिन का जो उपयोग है वो आप कहाँ पे करते हैं? केरोसिन का उपयोग आप दहन के लिए करते हैं। इस प्रकार से। धन्यवाद।